हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 1001। साहिल और मिया एक दूसरे के जितने करीब आते गए, फर्गस उतना ही गुस्सा महसूस करने लगा और वह साहिल के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। फर्गस लंबे समय से मिया को अपना मान रहा था और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बर्क फर्गस के लिए एक जाल बिछा रहा था जिसमें वह कूद जाए। जब बर्क ने सोचा कि वह जल्द ही अपनी आंखों से एक शानदार दृश्य देख पाएगा तो वह सहज महसूस करने लगा। उसने फर्गस के पीछे खड़े वृद्ध व्यक्ति पर नजर डाली। ये वृद्ध व्यक्ति जो हर समय फर्गस के पीछे रहता था, वह सबसे डरावना अस्तित्व था जिसके बारे में वह जानता था। बर्क, क्या तुम सच में मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? फर्गस, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? अगर तुम सच में कदम उठाने की हिम्मत नहीं रखते तो बस इंतजार करो और देखो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह लड़का कभी प्लैनेट बाउंडलेस छोड़कर न जा पाए। उसके साथ फर्गस हेथक्लिफ के साथ चला गया। अंत में उसे बर्क से वह जवाब नहीं मिला जो वह चाहता था। वह महसूस करता रहा कि बर्क उसे साहिल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसा रहा था। हालांकि वास्तविक स्थिति को देखते हुए बर्क ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई भी थी। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। साहिल हर रात मीटियोर चेंबर के साथ लेन देन करता था। मिल्की वे के बारे में कुछ गुप्त जानकारी खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हुए उसने कई लैविश पॉइंट्स भी प्राप्त किए। हालांकि जैसे जैसे पूछने के लिए सवाल कम होते गए, साहिल को मिलने वाले लैविश पॉइंट्स भी कम हो गए। हर दिन मिया फिर भी साहिल के यहाँ जाती थी और आधा दिन रुकती थी। भले ही फर्गस मिया को बाहर बुलाता, वह मना कर देती और साहिल के पास चली जाती। इसने फर्गस को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में और भी असमर्थ बना दिया और वह किसी भी समय फटने की कगार पर था। उस आंगन में जहाँ साहिल रहता था। मास्टर साहिल, मैं अब चलती हूँ। आप अच्छे से आराम करें, अलविदा। मिया ने विदा ली। अलविदा मिया, साहिल ने शिष्टता से कहा। मिया के जाने के बाद साहिल ने अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,799,770,622,400,000 गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी कॉस्मॉस लेवल 10 जोड़। माइंड कॉस्मॉस लेवल 10 जोड़। कॉम्बैट पार्शियल सेलेस्टियल रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल जोड़। एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल जोड़। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल जोड़। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट जोड़। लैविश पॉइंट्स 1082। दिनों तक कड़ी मेहनत करने और न सोने के बाद साहिल ने आखिरकार 1082 लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर लिए। इसका मतलब ये भी था कि उसने मीटियोर चेंबर से जानकारी खरीदने में लगभग 200 बिलियन खर्च किए थे। यह एक खगोलीय संख्या थी, इसलिए वह अब मीटियोर चेंबर का एक हाई टियर वीआईपी था। चैप्टर 1002। साहिल अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गया और खुद को फिर से संयमित करने लगा। इसके बाद उसके लैविश पॉइंट्स धीमी वृद्धि की अवधि में प्रवेश करेंगे। वह अब मीटियोर चेंबर से जानकारी नहीं खरीदने वाला था। सबसे पहले वह अपने लैविश पॉइंट्स खर्च करेगा और पार्शियल सेलेस्टियल रैंक को पार करेगा। पहले 2 दिनों में उसका परिणाम काफी अच्छा रहा था, लेकिन आखिरी दिन उसे केवल दर्जनों लैविश पॉइंट्स मिले। साहिल को अब पूछने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। कई सवालों की कीमत केवल 1 लाख या 10 लाख गैलेक्सी डॉलर्स थी। इसलिए 1 पॉइंट प्राप्त करने के लिए उसे 100 से अधिक प्रश्न पूछने होंगे। इतना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये काफी अच्छा था कि उसने मिल्की वे में लोकप्रिय प्रमुख शक्तियों के बारे में और अधिक समझकर लगभग 2000 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए। कम से कम इसने साहिल की तात्कालिक जरूरतों को अस्थायी रूप से राहत दी। 1082 लैविश पॉइंट्स के साथ वह पार्शियल सेलेस्टियल रैंक को तोड़ सकता था और पीक सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच सकता था। हालांकि वह अभी भी ग्रैंड मास्टर टफन के खिलाफ नहीं लड़ सकता था, लेकिन वह पहले से ही भयानक रूप से शक्तिशाली था। ग्रैंड मास्टर टफन को छोड़कर साहिल पहले से ही पूरे टफन फैमिली को नष्ट कर सकता था। इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया और सीधे बॉडी के पीछे जोड़ बटन पर क्लिक किया। एक खिड़की खुली। होस्ट, क्या आप पुष्टि करते हैं कि आप बॉडी को अपग्रेड करना चाहते हैं? इस अपग्रेड में 1000 लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। साहिल ने स्वाभाविक रूप से हाँ चुना। 2 घंटे बाद साहिल ने फिर से सिस्टम पैनल खोला। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,999,691,025,000 गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी सेलेस्टियल लेवल 10। माइंड कॉस्मॉस लेवल 10। कॉम्बैट पीक सेलेस्टियल रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल। एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट। लैविश पॉइंट्स 82। उसके पास अब केवल 82 लैविश पॉइंट्स थे और उसकी कॉम्बैट पावर पीक सेलेस्टियल रैंक तक पहुंच गई थी। साहिल अपने शरीर को हिलाने के लिए खड़ा हुआ। कड़क 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 हिलने डुलने से उसकी उंगलियों के जोर जोर से चटके। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई और यह एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई थी।
साहिल ने यहाँ तक महसूस किया कि वह अपने पैर के एक प्रहार से प्लैनेट बाउंडलेस को नष्ट कर सकता है। यह एक बहुत ही सुखद एहसास था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मीटियोर चेंबर से सीखा था कि ग्रैंड मास्टर टफन मिल्की वे के सबसे पुराने दिग्गजों में से एक थे। उनकी ताकत कई साल पहले ही इन्फिनिटी रैंक तक पहुंच गई थी। अगर साहिल उनसे मुकाबला करना चाहता था तो उसकी कॉम्बैट पावर को कम से कम बिगिनर इन्फिनिटी रैंक तक पहुंचना होगा। इस कॉम्बैट पावर को हासिल करने के लिए उसे 12,000 लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। वह 1.2 ट्रिलियन गैलेक्सी डॉलर्स होंगे। मुझे कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी, साहिल ने उदासी से सोचा। जब साहिल ने एक और रेल्म में प्रवेश किया तब बर्क का कम्युनिकेशन डिवाइस बजा। उसने उसे देखने के लिए बाहर निकाला। फिर उसने उत्तर देने से पहले अपने आसपास की महिला को जल्दी से भगा दिया। एक लंबा और गठीला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बर्क के सामने प्रकट हुआ। फादर, बर्क ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। इस समय वह अब क्रूर और चिड़चिड़ा लॉर्ड बर्क नहीं था। इसके बजाय वह अपनी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार एक बच्चा था। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बर्क जैसा ही दिखता था। वह बर्क के पिता रेमॉस थे। वह मिल्की वे एम्पायर की मिलिट्री में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और वह पहले से ही एक लेट सेलेस्टियल रैंकर थे। बर्क, मैंने सुना है कि तुम मित्रों को इकट्ठा कर रहे हो और तुम अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए प्लैनेट बाउंडलेस पर एक बैंक्वेट आयोजित करोगे। रेमॉस ने शांति से कहा। हाँ फादर, बर्क ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह सोच रहा था कि उसके पिता जैसा कोई व्यक्ति अचानक ऐसे मामूली मामले की परवाह क्यों करेगा। चैप्टर 1003। बहुत अच्छे। अगर तुम 200 साल का होने से पहले कॉस्मोस रैंक तक पहुंच सकते हो तो इसका मतलब है कि भविष्य में तुम्हारे और आगे जाने की उम्मीद है। तुम्हें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने प्रति सख्त रहना चाहिए। तारीफ के लिए धन्यवाद फादर, बर्क ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। वह बहुत खुश था। किसी को पता होना चाहिए कि रेमॉस ने बचपन से बर्क की कभी तारीफ नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम मैलिकाई था। हालांकि दोनों की उम्र लगभग एक समान थी, मैलिकाई बर्क से 50 साल पहले कॉस्मोस रैंक पर पहुंच गया था। अब मैलिकाई लेट कॉस्मोस रैंक तक पहुंच गया था जबकि बर्क ने अभी अभी बिगिनर कॉस्मोस रैंक हासिल किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि बर्क पर कितना दबाव था जब ऐसा भाई लगातार उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। रेमॉस ने मैलिकाई को अपने उत्तराधिकारी के रूप में भी तैयार किया। वह मैलिकाई को अपने साथ ले गए और अपनी सारी मेहनत उस पर लगा दी। बर्क की प्रतिभा वास्तव में खराब नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाई उससे बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसलिए तुलना में बर्क स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर था। इसलिए बचपन से ही रेमॉस द्वारा एक बुरे उदाहरण के रूप में उसे पीटा और डांटा जाता था। इसलिए बर्क ने दृढ़ता से उस रास्ते को छोड़ दिया जो रेमॉस ने उसके लिए मिल्की वे एम्पायर की मिलिट्री में शामिल होने के लिए बनाया था और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जाने का विकल्प चुना। उस तरह वह अपने भाई मैलिकाई की छाया और अपने पिता रेमॉस के नियंत्रण से बच सकता था। ऐसा बचपन ही वह कारण था जिसकी वजह से बर्क अब इतना चिड़चिड़ा था। वह अपने पिता रेमॉस से एक भी तारीफ पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता था। हालांकि अंत में उसे केवल अपने पिता की बेरहम पिटाई और डांट मिली। परिणामस्वरूप उसका चरित्र धीरे धीरे विकृत हो गया। इस बार भले ही रेमॉस की तारीफ कई साल देरी से आई, फिर भी इसने बर्क को बहुत उत्साहित कर दिया। बर्क, हालांकि मैं तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे प्रति सख्त रहा हूं, लेकिन ये सब तुम्हारी अपनी भलाई के लिए है। तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे भाई जितनी ऊंची नहीं है, इसलिए तुम इसकी भरपाई केवल पसीने से ही कर सकते हो। ये रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो वह कांटों से भरा होना तय है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम समझ सकते हो, रेमॉस ने आह भरते हुए कहा। मैं समझ गया फादर, बर्क ने अपना सिर झुकाकर उत्तर दिया। बर्क, मैं आगे जो कहने जा रहा हूं उसके बारे में तुम कोई भी विवरण उजागर नहीं कर सकते, अन्यथा पूरा लूटजेन फैमिली प्रभावित होगा या नष्ट भी हो सकता है, रेमॉस ने एक एक शब्द करके कहा। बर्क कांप उठा। उसने अपने पिता की ओर देखा, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। वह क्या है जो लूटजेन फैमिली को खत्म कर देगा? वह अविश्वास में था। लूटजेन फैमिली मिल्की वे एम्पायर की मिलिट्री में गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने पीढ़ियों से साम्राज्य की मिलिट्री में योगदान दिया था, शायद उसके जैसे एक या दो सीधे वंशजों को छोड़कर। लूटजेन फैमिली के लगभग सभी अन्य सीधे वंशज मिलिट्री में शामिल हो गए थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि जब तक मिल्की वे एम्पायर का पतन नहीं होगा, लूटजेन फैमिली कभी खत्म नहीं होगा। अब उसके पिता रेमॉस ने उसे बताया कि लूटजेन फैमिली विनाश के खतरे में है। इस स्थिति की केवल एक ही संभावना थी, साम्राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा था। बर्क सदमे में था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा परिवार विद्रोह कर रहा है? बिल्कुल नहीं, असंभव। मिल्की वे एम्पायर मिल्की वे का बेजोड़ अधिपति है, तो लूटजेन फैमिली जैसे पृष्ठभूमि वाले परिवार के मन में ऐसा विचार कैसे आएगा? क्या ये चांद के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली जुगनू की तरह नहीं होगा कि कौन अधिक चमकता है?
मिल्की वे एम्पायर बस एक छींक के साथ परिवार को राख में बदल देगा। बर्क ने धीरे धीरे खुद को शांत किया। उसने महसूस किया कि यह अवास्तविक था, इसलिए अपने आप बहुत अधिक सोचने के बजाय बेहतर होगा कि उसके पिता उसे बता दें। कोई अंदर आओ, बर्क दहाड़ा। तुरंत 2 लोग बाहर से अंदर आए और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गए। लॉर्ड बर्क, सभी को महल के आसपास से बाहर जाने के लिए कहो। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। यदि कोई आज्ञा नहीं मानता है तो उसे बिना दया के मार डालो। रॉजर। उन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद वहां पहरा दे रहे लोगों ने तुरंत खुद को विदा कर लिया। जल्द ही बर्क उस विशाल महल में अकेला रह गया। चैप्टर 1004। फादर, चिंता न करें। ये लूटजेन फैमिली के जीवन और मृत्यु के बारे में है, इसलिए मैं इसे गुप्त रखूंगा और किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। बर्क ने कम्युनिकेशन डिवाइस के माध्यम से जुड़ने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखते हुए कहा। बहुत अच्छे। नवीनतम समाचारों के अनुसार हर रॉयल हाइनेस बाउंडलेस रीजन के पास हैं। बर्क, तुम्हें अब जो करने की जरूरत है वह यह है कि बैंक्वेट को स्थगित कर दो, इसका प्रचार बढ़ाओ और हर रॉयल हाइनेस को प्लैनेट बाउंडलेस की ओर आकर्षित करो। उन्हें इस तरह के आयोजन पसंद हैं, इसलिए जैसे ही उन्हें इस बारे में खबर मिलेगी वह निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेंगी। साथ ही तुम्हें अधिक सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, रेमोस ने गंभीरता से कहा। बर्क का दिमाग खाली हो गया। हर रॉयल हाइनेस बाउंडलेस रीजन के पास हैं। क्या, कितना शानदार अवसर है। बर्क ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हर रॉयल हाइनेस के साथ कोई लेना देना होगा, क्योंकि उसके पास ऐसा करने की योग्यता नहीं थी। दोनों पक्षों की स्थिति के बीच का अंतर मीलों दूर था। अगर वह इस तरह का विचार रखने की हिम्मत करता तो लूटजेन फैमिली नष्ट हो जाता। हालांकि अगर वह रॉयल हाइनेस की अच्छी नज़रों में आ सके और उनके वापस जाने के बाद वह सम्राट के सामने बर्क के नाम का जिक्र कर दे तो बर्क फल फूलेगा। उसकी पहचान और स्थिति उसके भाई मैलिकाई से ऊपर निकल जाएगी, जिसने उसे लगभग 200 वर्षों तक दबा कर रखा था। तो क्या हुआ अगर मैलिकाई उससे अधिक शक्तिशाली था? उसे तब भी बर्क को देखते समय सम्मान दिखाना होगा। बर्क तब अपनी पिछली शर्मिंदगी को छोड़ देगा और लूटजेन फैमिली में अपना सिर ऊंचा करके चलेगा। मैलिकाई द्वारा लगभग 200 वर्षों तक दबाए जाने के बाद बर्क सदमे में था। उसे इस मौके की सख्त जरूरत थी। वह इस दिन का सपना देख रहा था। अब उसका मौका यहाँ था। अगर उसने इस मौके को नहीं पकड़ा तो उसे शायद फिर कभी प्रिंसेस एस्ट्रेड को अपनी आंखों से देखने का मौका न मिले। इस मुफ्त के अवसर से बर्क हल्का महसूस कर रहा था। प्रिंसेस एस्ट्रेड सम्राट की सबसे पसंदीदा संतान और उनकी इकलौती बेटी थीं। आज तक मिल्की वे एम्पायर के सम्राट की 19 संतानें थीं और पहले 18 सभी बेटे थे। वे सभी अत्यधिक प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट थे। सबसे छोटा राजकुमार पहले से ही 120 साल का था। हालांकि सम्राट को हमेशा एक पछतावा था। वह एक बेटी चाहते थे। हालांकि चीजें उनके पक्ष में नहीं रहीं। कई सालों तक कुछ नहीं हुआ जब तक कि 25 साल पहले हर रॉयल हाइनेस का जन्म नहीं हुआ। सम्राट बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार उनकी एक बेटी थी। राजकुमारी का स्वागत करने के लिए मिल्की वे एम्पायर ने 7 दिनों तक जश्न मनाया। जबकि सम्राट खुशी महसूस कर रहे थे, उन्होंने सभी को माफी दे दी। उस वर्ष जब तक अपराधियों ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया था, उन सभी को जल्दी रिहा कर दिया गया। साथ ही मिल्की वे एम्पायर के आसपास के सभी कर माफ कर दिए गए। इसने सभी को उस राजकुमारी की याद दिला दी जिसे सम्राट बहुत लाड़ प्यार करते थे। कोई कह सकता है कि प्रिंसेस एस्ट्रेड को उनके जन्म के दिन से ही बहुत से लोगों द्वारा प्यार किया गया था। चैप्टर 1005। उन्होंने अब कोई संगीत बजाना बंद कर दिया था, लेकिन उनके प्रकट होने की कहानियां अभी भी हर समय सामने आती रहती थीं। राजकीय भोज में उनके द्वारा बजाए गए संगीत को भी आकाशगंगा द्वारा एक उत्कृष्ट कृति माना जाता था। 4 परियों की प्रमुख के रूप में उनके स्थान को कोई खतरा नहीं दे सकता था। यह मिल्की वे एम्पायर की राजकुमारी एस्ट्रेड बालो थी, एक रहस्यमयी महिला जिसे मिल्की वे एम्पायर में हजारों लोग प्यार करते थे। जब वह केवल 17 वर्ष की थी तब उन्होंने प्रकट होते ही दुनिया को चकित कर दिया था। अब जबकि 8 साल बीत चुके थे, प्रिंसेस एस्ट्रेड 25 साल की हो गई थीं। वह 17 साल की कच्ची उम्र की एक युवा लड़की से पूरी तरह निखरी हुई 25 साल की महिला में बदल गई थीं। एक बार जब वह फिर से प्रकट होंगी तो सभी का दृढ़ विश्वास था कि वह फिर से दुनिया को चौंका देंगी। बर्क को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन दिया गया हो। उसे निश्चित रूप से इस अवसर को पकड़ना था। फादर, हर रॉयल हाइनेस बाउंडलेस रीजन के पास क्यों प्रकट हुई? शांत होने के बाद बर्क ने पूछा। हर रॉयल हाइनेस 1 साल पहले चुपके से बाहर निकल गई थीं। उन्होंने एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह बाहर जाना चाहती हैं और बाहरी दुनिया देखना चाहती हैं। उन्होंने सम्राट से चिंता न करने के लिए कहा था क्योंकि वह जल्द ही वापस आ जाएंगी, रेमोस ने उत्तर दिया। भले ही हर रॉयल हाइनेस बाउंडलेस रीजन के पास हों, लेकिन इससे लूटजेन फैमिली के विनाश की संभावना नहीं है ना? इसके अन्य कारण भी होने चाहिए।
प्रिंसेस एस्ट्रड जब गई थी तो अपने साथ 2 नौकरानियां ले गई थीं और उनके जाने के तुरंत बाद उन्होंने सम्राट से संपर्क किया। सम्राट को डर था कि राजकुमारी बाहर असुरक्षित होंगी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से उनकी रक्षा के लिए महल के रक्षकों का एक समूह भेजा। हाल ही में एक दुर्घटना हुई है। कैसी दुर्घटना? बर्क ने उत्सुकता से पूछा। सम्राट को खबर मिली है कि सेंग्रिल सिनर्स का एक समूह जो लंबे समय से गायब था, अचानक प्लैनेट बाउंडलेस के पास प्रकट हुआ है। वे निश्चित रूप से हर रॉयल हाइनेस को निशाना बना रहे हैं। वे सम्राट को डराने के लिए राजकुमारी को पकड़ना चाहते हैं। जहां तक उन्हें खबर कैसे मिली, यह कोई नहीं जानता। शायद उनमें से कुछ साम्राज्य के उच्च पदों पर घुस गए हैं। हर रॉयल हाइनेस सम्राट की इकलौती बेटी हैं और वह सेंग्रिल सिनर्स के हाथों में नहीं गिरनी चाहिए, अन्यथा हम एक कठिन स्थिति में होंगे। इस प्रकार इस बार का मिशन बहुत चुनौतीपूर्ण है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर रॉयल हाइनेस को सुरक्षित रखना होगा। द सेंग्रिल सिनर्स, बर्क मन ही मन चिल्लाया। सेंग्रिल सिनर्स सैकड़ों वर्षों से गायब थे। हजारों साल पहले मिल्की वे वैसी नहीं थी जैसी अब है, और मिल्की वे एम्पायर के पास पूर्ण शक्ति नहीं थी। तब एक और ताकत मिल्की वे एम्पायर से लड़ सकती थी, सेंग्रिल। सेंग्रिल के अलावा अनगिनत छोटी ताकतें और देश भी मौजूद थे। मिल्की वे एम्पायर और सेंग्रिल आग और पानी की तरह थे। वे लगातार युद्ध में थे और पूरी मिल्की वे लगातार युद्ध की चादर के नीचे थी। अंत में 1000 साल से अधिक की लड़ाई के बाद मिल्की वे एम्पायर के सम्राट, वर्तमान सम्राट के दादा ने उस समय के सेंग्रिल के राजा को मार डाला, जबकि वे स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सेंग्रिल के राजा की मृत्यु के बाद सेंग्रिल बिखर गया और अंत में वे युद्ध हार गए। सेंग्रिल के हारने के बाद अन्य छोटे देश अब मिल्की वे एम्पायर के दुश्मन नहीं रहे। अंत में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त की। मिल्की वे एम्पायर की कई ताकतें उन छोटे देशों द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने साम्राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। भले ही सेंग्रिल युद्ध हार गया था, लेकिन उनके बहुत से लोग जीवित बच गए। उन लोगों को सेंग्रिल सिनर्स कहा जाता था। वे हमेशा सेंग्रिल की महिमा को बहाल करना चाहते थे, इसलिए वे गुप्त रूप से साम्राज्य के खिलाफ लगातार हमले और प्रतिशोध की तलाश में रहते थे। वे बहुत से थे और वे बहुत शक्तिशाली थे। साथ ही वे साम्राज्य के साथ आमने सामने नहीं जाते थे। इसके बजाय वे केवल अंधेरे में अचानक हमले करते थे। इस वजह से साम्राज्य उन सभी को खत्म नहीं कर सका। ये स्थिति सदियों पहले तक बनी रही। सेंग्रिल सिनर्स रातों रात गायब हो गए और वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उस समय मिल्की वे एम्पायर के वर्तमान सम्राट सिंहासन संभाल रहे थे, इसलिए सभी ने सोचा कि सम्राट ने सभी सेंग्रिल सिनर्स को खत्म करने के लिए कार्रवाई की थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सेंग्रिल सिनर्स अब प्रकट होंगे। चैप्टर 1006। जब बर्क को पता चला कि सेंग्रिल सिनर्स बाउंडलेस रीजन के पास दिखाई दिए हैं, तो उसे घबराहट महसूस हुई। हालांकि उसने स्वयं उस युग का अनुभव नहीं किया था, लेकिन लूटजेन फैमिली के पास सेंग्रिल सिनर्स द्वारा किए गए अत्याचारों का पूरा रिकॉर्ड था। ये लोग न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि वे हमेशा हर जगह भटकते रहते थे और बहुत अनिश्चित थे। अगर प्रिंसेस एस्ट्रड सेंग्रिल सिनर्स के हाथों में गिर गईं, तो उनकी किस्मत खराब हो जाएगी। पूरा बाउंडलेस रीजन सम्राट के क्रोध से पीड़ित होगा। इसके अलावा बर्क यहाँ के मुख्य ग्रह प्लैनेट बाउंडलेस का प्रमुख था। अगर उस पर सेंग्रिल सिनर्स के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया, तो वह और पूरा लूटजेन फैमिली खत्म हो जाएगा। ये सुखद आश्चर्य इस प्रकार घबराहट में बदल गया। फादर, मुझे खेद है। बर्क को बोलने से पहले ही रेमोस ने टोक दिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भले ही प्रिंसेस एस्ट्रड और सेंग्रिल सिनर्स बाउंडलेस रीजन में नहीं बल्कि कहीं और दिखाई देते, फिर भी लूटजेन फैमिली नहीं बच पाता, क्योंकि मुझे इस बार राजकुमारी को बचाने वाले लोगों में से एक के रूप में चुना गया है। यदि मिशन विफल हो जाता है, तो हमें भी सम्राट के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। फादर, अगर मैं बैंक्वेट को स्थगित कर दूं और इसका प्रचार बढ़ा दूं, तो क्या हर रॉयल हाइनेस यहाँ आएंगी? बर्क ने पूछा। निश्चित रूप से। प्रिंसेस एस्ट्रड को इस तरह के आयोजन सबसे ज्यादा पसंद हैं, और उनके आसपास के लोग उन्हें प्लैनेट बाउंडलेस आने के लिए कहेंगे। राजकुमारी को अभी उस खतरे का पता नहीं है जिसका वह सामना कर रही हैं, इसलिए समय आने पर तुम्हें राजकुमारी की सुरक्षा करनी होगी। यदि तुम सफल होते हो तो हमारा परिवार समृद्ध होगा, लेकिन यदि तुम असफल होते हो तो हमें विनाश का सामना करना पड़ेगा। हम जुआ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते, रेमोस ने गंभीरता से कहा। मैं समझ गया फादर। मैं तुम्हारे आने तक राजकुमारी की सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अच्छा, अगर और कुछ नहीं है तो तुम जितनी जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था कर सकते हो। यदि हर रॉयल हाइनेस प्लैनेट बाउंडलेस पर पहुंचती हैं, तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। तुम्हें पहले से ही सुरक्षा की तैयारी कर लेनी चाहिए। फादर, मेरा एक और सवाल है, बर्क ने कहा। पूछो। क्या सेंग्रिल सिनर्स वास्तव में उतने ही शक्तिशाली हैं जितना वे कहते हैं? क्या ये सच है कि पैलेस गार्ड्स भी उन्हें नहीं रोक सकते? बर्क ने पूछा। सेंग्रिल कभी इकलौती ताकत थी जो मिल्की वे एम्पायर के खिलाफ लड़ सकती थी। विजेता स्पष्ट होने से पहले दोनों पक्षों ने
1000 से अधिक वर्षों तक लड़ाई लड़ी। तत्कालीन सम्राट द्वारा संग्रिल के राजा को मारने के बाद संग्रिल जानता था कि उनका समय समाप्त हो गया है और उन्होंने संग्रिल के विशिष्ट लोगों के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाई। इन दोनों शाही ताकतों की प्रतिभा निर्विवाद है। सम्राट के 18 राजकुमारों को देखो, उनमें से किससे निपटना आसान है? अगर वे एकजुट हो गए तो क्या होगा? इसके अलावा संग्रिल के पास केवल शाही प्रतिभाएं ही नहीं हैं। उन्हें रोकने के लिए केवल पैलेस गार्ड्स का एक समूह कैसे पर्याप्त हो सकता है? रेमॉस ने समझाया। बर्क समझ गया। चाहे वह साम्राज्य का शाही परिवार बालो फैमिली हो या पूर्व संग्रिल शाही परिवार, उन सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि इस तरह के परिवार में बहुत अधिक बच्चे नहीं थे और यह इस तथ्य से देखा जा सकता था कि सम्राट ने पिछले कुछ 100 वर्षों में केवल 19 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन हर सीधा वंशज अत्यधिक प्रतिभाशाली था। यह उन अन्य बड़े परिवारों के विपरीत था जहां अनगिनत सीधे वंशज थे, लेकिन उनमें से बहुत कम वास्तव में प्रतिभाशाली थे। अगर मिल्की वे एम्पायर के 18 राजकुमार सर्वसम्मति से एकजुट हो जाते तो वे निश्चित रूप से अन्य सभी ताकतों को डरा देते। ये शर्म की बात थी कि उनकी पहचान के कारण वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने और एक के रूप में एकजुट होने में सक्षम नहीं थे। यह शाही परिवार में पैदा होने का दुखद हिस्सा था। कई 100 साल बाद नए सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद असाधारण प्रतिभा वाले 18 राजकुमारों में से केवल 2 या 3 ही बचेंगे। राजघराने के साथ हमेशा ऐसा ही रहा था, ठीक वैसे ही जैसे जब वर्तमान सम्राट सिंहासन पर बैठे थे। 15 भाई थे, अंत में केवल सम्राट और उनके 2 बड़े भाई ही रह गए। फादर, यदि संग्रिल सिनर्स इतने शक्तिशाली हैं कि पैलेस गार्ड्स भी उनका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते, तो प्लैनेट बाउंडलेस उनका विरोध कैसे कर सकता है? एक बार जब वे यहाँ पहुँच गए तो वे हमें एक पल में नष्ट कर देंगे। तुम्हें इस बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। संग्रिल सिनर्स शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें इस बार बहुत अधिक लोगों को नहीं भेजना चाहिए था, अन्यथा उन्होंने पहले ही साम्राज्य का ध्यान आकर्षित कर लिया होता। ऐसे में पैलेस गार्ड्स कुछ समय के लिए उनका विरोध करने में सक्षम होने चाहिए। जब तक तुम इससे ठीक से निपटते हो, तुम्हें हमारे वहां पहुंचने तक डटे रहना चाहिए। तुम्हें पहुंचने में कितना समय लगेगा? कम से कम आधा महीना। अगर कुछ नहीं होता है तो प्रिंसेस एस्ट्रड के 1 हफ्ते के भीतर प्लैनेट बाउंडलेस पहुंचने की उम्मीद है। तुम्हें बस 1 और हफ्ते तक सहना होगा। ठीक है, फिर मैं जाता हूं और व्यवस्था करता हूं। पिता और पुत्र ने अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद कर दिए। चैप्टर 1007। बर्क ने आदेशों की एक श्रृंखला जारी करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद होने वाले बैंक्वेट को और 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही उसने बाउंडलेस रीजन के सभी ग्रहों के सभी शक्तिशाली लोगों को निमंत्रण भेजा, किसी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा निमंत्रण एक सख्त आदेश था। जिन सभी को निमंत्रण मिला उन्हें 1 हफ्ते के भीतर प्लैनेट बाउंडलेस पहुंचना था, अन्यथा उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। एकांत में रहने वाले कुछ लोगों को भी बाहर आना पड़ा और वे जल्दी से अस्थायी रूप से प्लैनेट बाउंडलेस की ओर भागे। लूजन फैमिली, जहां से प्लैनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बर्क थे, साम्राज्य की मिलिट्री में एक बड़ी हस्ती था। कोई भी ऐसे मामूली मामले पर बर्क को नाराज नहीं करेगा। मुख्य बात निश्चित रूप से ये थी कि उनकी हिम्मत नहीं थी। मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में पूरा बाउंडलेस रीजन अभी भी समुद्र में एक छोटी नाव की तरह था। हालांकि सोलर सिस्टम की तुलना में ये बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र में कई रहने योग्य ग्रह थे, कम से कम सैकड़ों। हालांकि वे मिल्की वे गैलेक्सी के लाखों रहने योग्य ग्रहों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। प्लैनेट बाउंडलेस ने जल्द ही आपातकाल की तैयारी शुरू कर दी। प्लैनेट बाउंडलेस को भारी हथियारों से लैस करने के लिए सभी हथियार बाहर निकाल लिए गए थे। वास्तव में वे केवल खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे थे। यदि उनका सामना साहिल जैसे किसी व्यक्ति से होता जो एक पीक सेलेस्टियल रैंकर था, तो वह सिर्फ एक प्रहार से पूरे प्लैनेट बाउंडलेस को नष्ट कर सकता था। बर्क भी जानता था कि यह बेकार है, लेकिन उसे फिर भी कोशिश करनी थी। यदि मिशन विफल हो जाता है तो कम से कम वह ऐसा दिखेगा जैसे उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। इससे उसे और उसके परिवार को जीवित रहने का मौका भी मिलेगा। प्लैनेट बाउंडलेस घबराहट के साथ हलचल कर रहा था, लेकिन इनमें से किसी का भी साहिल से बहुत अधिक लेना देना नहीं था। वह बस अपने अस्थायी निवास के अंदर ही रहा। मिया अभी भी हर सुबह उससे बातचीत करने आती थी। साहिल ने मिया से यह भी सुना कि मिल्की वे में पैसा खर्च करने का सबसे तेज तरीका मिल्की वे के सबसे समृद्ध केंद्र में जाना है। वही वह जगह थी जहां कई ट्रेडिंग कंपनीज और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मुख्यालय इकट्ठे थे। इसलिए वे अक्सर बड़ी नीलामी आयोजित करते थे। नीलामी अक्सर पैसा खर्च करने के लिए सबसे तेज जगह होती थी, क्योंकि नीलामी के लिए रखी जाने वाली चीजें आमतौर पर कीमती होती थीं। किसी भी यादृच्छिक वस्तु की इकाई कीमत करोड़ों या अरबों से शुरू होती थी। यहाँ तक कि कभी कभी 10 बिलियन से अधिक मूल्य की वस्तुओं की नीलामी भी होती थी। कहा जाता था कि कुछ समय पहले एक प्राचीन खंडहर की कोई वस्तु नीलामी में आई थी। हालांकि नीलामी आयोजकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह वस्तु क्या थी, फिर भी ये प्रमुख कुलीन परिवारों को इसके लिए लड़ने पर मजबूर करने में सफल रही।
अनगिनत बोली दौरों के बाद वह वस्तु अंततः 28 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स की आश्चर्यजनक कीमत पर बेची गई। साहिल ने मिया को बताया कि जैसे ही प्लैनेट बाउंडलेस पर बैंक्वेट खत्म होगा, उसे मिल्की वे के हलचल भरे केंद्र में ले जाना चाहिए, क्योंकि वह जल्द ही साहिल का मंच होगा। चैप्टर 1008 बाउंडलेस रीजन के पास एक छोटा स्वतंत्र रहने योग्य ग्रह था। इस ग्रह का आयतन अर्थ से बहुत बड़ा नहीं था। इसे मिल्की वे के केंद्र में एक नन्हा रहने योग्य ग्रह माना जाता था। हालांकि यह ग्रह आकार में छोटा था, लेकिन इसका दृश्य आश्चर्यजनक था। वनों ने इसके 90% से अधिक क्षेत्र को कवर किया था। ग्रह पर सभी प्रकार के ऊंचे पेड़ खड़े थे और उस पर अनगिनत पक्षी और जानवर रहते थे। इंसान केवल लगभग 5% क्षेत्र में बसे थे। ग्रह पर प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत पिछड़ा हुआ था और यह अभी भी आत्मनिर्भरता की स्थिति में था। हर कोई जंगल में जानवरों का शिकार करके रहता था। मूल पारिस्थितिक वातावरण को बनाए रखा जा सका क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी यहाँ एकांत में रहता था। उसने ग्रह को खरीद लिया और इसे मिल्की वे एम्पायर का एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बना दिया, जिसे छूने की किसी ने हिम्मत नहीं की। बाद में उस आदमी के चले जाने के बाद किसी ने इस जगह के बारे में कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए इसे बस इसकी मूल स्थिति में रखा गया। अभी इस ग्रह पर अपने चेहरे पर नकाब पहने एक महिला बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूम रही थी। उसकी सुंदर आकृति ने उसे धरती पर उतरी एक परी जैसा बना दिया था। 2 नौकरानियां, एक वृद्ध और एक युवा, उसके पीछे पीछे चल रही थीं। युवा नौकरानी का नाम एमरल्ड था और वह लगभग प्रिंसेस एस्ट्रेड की ही उम्र की थी। वे दोनों एक साथ पली बड़ी थीं और बहनों की तरह जुड़ी हुई थीं। वृद्ध महिला एस्ट्रेड की मां की नौकरानी थी और एक बिगिनर कॉस्मॉस रैंकर थी, इसलिए वह एस्ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार थी। बेशक मिल्की वे एम्पायर की सबसे पसंदीदा राजकुमारी के रूप में जब वह बाहर जाती थीं तो उनके पास पहरा देने के लिए केवल सुरक्षा का यह निम्न स्तर नहीं होता था। उनकी निगरानी करने वाले पैलेस गार्ड्स की एक टीम भी थी। पैलेस गार्ड्स वे लोग थे जो सम्राट के लिए खुद को बलिदान कर सकते थे। प्रत्येक को बचपन से सावधानीपूर्वक चुना गया था और विशेष तरीकों से तैयार किया गया था। न केवल उनकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति मजबूत थी, बल्कि वे संयुक्त हमलों में भी अच्छे थे और सम्राट के प्रति बेहद वफादार थे। जब तक सम्राट द्वारा सौंपा गया कार्य था, वे उसे पूरा करते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसके अलावा हर किसी के पास एक ब्लड बर्निंग पोशन था जो तुरंत उनकी कॉम्बैट पावर बढ़ा सकता था। यदि किसी मिशन के दौरान कोई दुर्घटना होती तो वे ब्लड बर्निंग पोशन लेने में संकोच नहीं करते थे। मौत से न डरने वाली ऐसी शक्तिशाली टीम से कोई भी ताकत नहीं डरती थी। कोई कह सकता है कि पैलेस गार्ड्स केवल अपने नाम के जिक्र से ही मिल्की वे एम्पायर की सभी प्रमुख ताकतों को डरा देते थे। एक बार जब पैलेस गार्ड्स की टीम दिखाई देती तो यहाँ तक कि पार्शल सेलेस्टियल रैंकर्स को भी उनसे बचना पड़ता और आमने सामने की लड़ाई से बचना पड़ता। केवल सेलेस्टियल रैंकर्स ही उनसे नहीं डरते थे। हालांकि ये केवल ताकत के मामले में था। यदि उनके बीच कोई अत्यधिक घृणा या द्वेष नहीं होता तो पैलेस गार्ड्स के साथ संघर्ष को कौन बढ़ावा देता? क्या वह मौत को दावत देना नहीं होगा? क्या हुआ अगर तुम जीत गए? क्या सम्राट को नाराज करने के बाद मिल्की वे एम्पायर में तुम्हारा कोई स्थान बचेगा? मिल्की वे के दायरे में केवल 2 ही ताकतें थीं जो पैलेस गार्ड से बिल्कुल नहीं डरती थीं। एक सिंगल सिनर्स थे जिन्होंने कभी 1000 से अधिक वर्षों तक मिल्की वे एम्पायर के साथ लड़ाई लड़ी थी और मिल्की वे एम्पायर से दिल से नफरत करते थे। दूसरा अज्ञात मूल का अजीब और रहस्यमयी मीटियोर चेंबर था जिसने मिल्की वे में कुछ भी करने का दावा किया था जब तक कि कीमत सही हो। ये दोनों ताकतें मिल्की वे एम्पायर के लिए सबसे अधिक परेशानी वाली समस्याएं भी थीं। साम्राज्य को अभी भी उन दोनों से छुटकारा पाने का कोई समाधान नहीं मिला था, इसलिए वे केवल उन्हें रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते थे। प्रिंसेस एस्ट्रेड के प्लैनेट रॉयल से चुपके से बाहर निकलने के पहले साल में बाहर की हर चीज़ उन्हें नई और रोमांचक लगी। भले ही बाहरी दुनिया की अधिकांश चीज़ें प्लैनेट रॉयल पर भी मौजूद थीं और उनके प्लैनेट रॉयल समकक्षों में से अधिकांश उसी वस्तु के और भी मूल्यवान संस्करण थे। एस्ट्रेड ने उन्हें तब से देखा था जब वह छोटी थी, इसलिए उन्हें अभी भी बाहर वाली चीज़ें अधिक आकर्षक लगीं। इससे पहले वह केवल किताबों या इंटरनेट के माध्यम से प्लैनेट रॉयल के बाहर की दुनिया को समझती थीं। अब जब वह बाहर आकर उन्हें खुद देख सकती थीं तो वह अच्छे मूड में थीं। वाह योर रॉयल हाइनेस, देखिए वह तितली कितनी सुंदर दिख रही है, एमरल्ड उत्साह से चिल्लाए। चैप्टर 1009 एस्ट्रेड ने अपनी नौकरानी एमरल्ड की नज़र का पीछा किया। एक हथेली के आकार की रंगीन तितली थोड़ी दूर एक फूल पर आराम कर रही थी। हाँ, ये प्यारी है। ये प्लैनेट रॉयल की फीनिक्स बटरफ्लाई से कम नहीं है। इस ग्रह का दृश्य सबसे अच्छा है जिसे मैंने कभी देखा है, एस्ट्रेड ने खुशी से कहा। योर रॉयल हाइनेस, अगर आप चाहें तो आप सम्राट से इस ग्रह को प्लैनेट रॉयल के पास ले जाने के लिए किसी को भेजने के लिए कह सकती हैं ताकि आप अक्सर यहाँ आ सकें, वृद्ध नौकरानी ने सुझाव दिया। नहीं, ऐसा करने से निश्चित रूप से इस ग्रह के लोगों और जानवरों को डर लगेगा।
मैं अपनी स्वार्थपरता के कारण उनके मूल जीवन को नष्ट नहीं कर सकती, एस्ट्रड ने मना कर दिया। योर रॉयल हाइनेस, आप महारानी की तरह ही परोपकारी हैं। आप हमेशा दूसरों का ख्याल रखती हैं, वृद्ध नौकरानी ने आह भरी। एम्स मैड्रिगल, ये परोपकार नहीं है। विशाल ब्रह्मांड में हर जीव के अस्तित्व का एक कारण होता है, यहाँ तक कि एक पेड़ या घास के तिनके का भी। हमें उन्हें केवल इसलिए नहीं बदलना चाहिए क्योंकि हम उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। यह उनके लिए अनुचित है, एस्ट्रड ने इत्मीनान से कहा। आप सही कह रही हैं, योर रॉयल हाइनेस, एम्स मैड्रिगल ने उत्तर दिया। भले ही उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनके दिल में ऐसा महसूस नहीं हुआ। इंसान ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रजातियों में से एक थे। न केवल उनके पास अत्यधिक उच्च प्रतिभा थी, बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता, सीखने की क्षमता और अनुकूलन क्षमता अन्य अनगिनत प्रजातियों में सबसे अच्छी थी। इसलिए उनकी तुलना उन फूलों और पेड़ों से कैसे की जा सकती थी जो अपने जीवन में केवल एक ही स्थान पर टिके रह सकते थे। इंसान गैलेक्सी बीस्ट्स की तुलना में भी श्रेष्ठ होंगे। जो भी हो, एम्स मैड्रिगल को बहस करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल आंतरिक रूप से असहमति जताई। इस समय एक मुक्के के आकार का एक ततैया अचानक तितली के पास दिखाई दिया और उसे काट लिया। एस्ट्रड ने उसे नुकसान पहुंचाए बिना हल्के से अपना हाथ हिलाकर ततैया को दूर भगा दिया। तितली डर गई और घबराहट में उड़ गई। ततैया हालांकि उत्तेजित लग रहा था। बज़, इसने एक कर्कश आवाज निकाली और जल्द ही इसे प्रतिक्रिया मिली। बज़, अनगिनत ततैया इसके पास दिखाई दिए। एस्ट्रड को डंक मारने से पहले अपने कई सेंटीमीटर लंबे डंकों को उजागर कर दिया। तुम जानवरों, क्या तुम मरना चाहते हो? एम्स मैड्रिगल चिल्लाए और कार्रवाई करने वाली थीं, हालांकि एस्ट्रड ने उन्हें रोक दिया। एम्स मैड्रिगल, रुकिए, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ हिलाए और ततैया को दूर भगा दिया। एस्ट्रड का शरीर तैरने लगा और एम्स मैड्रिगल और एमरल्ड पीछे पीछे चलीं। फिर वे तीनों जल्दी से अपने स्थान से गायब हो गए। जब ततैया ने अपने सिर हिलाए और होश में आए, वे अब अपने लक्ष्यों को नहीं पा सके। एम्स मैड्रिगल एस्ट्रड के पीछे चलीं। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी भाग्यशाली थी कि वह एक महिला थी। अगर वह एक पुरुष होते तो दूसरे राजकुमार बिना कोई निशान छोड़े उन्हें खा जाते। वे तीनों कई दिनों से इस ग्रह पर थे और वे लगभग हर जगह जा चुके थे। ये वह ग्रह भी था जिस पर वे सबसे लंबे समय तक रहे थे। जल्द ही वे लगभग 1000 मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर आ गए। एम्स मैड्रिगल, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? एस्ट्रड ने पूछा। योर रॉयल हाइनेस, हम आगे बाउंडलेस रीजन के प्लैनेट बाउंडलेस जा सकते हैं। कुछ दिनों में वहाँ एक बहुत बड़ा बैंक्वेट होगा। आयोजक के अनुसार डांस फेरी मिया भी बैंक्वेट में नृत्य करेंगी। सच में? तो चलिए प्लैनेट बाउंडलेस चलते हैं। भले ही मैंने इंटरनेट पर डांस फेरी को देखा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा है। मस्ती में शामिल होना अच्छा होगा। हम कब निकल रहे हैं? चलिए अभी चलते हैं। हमने इस ग्रह पर लगभग हर जगह देख ली है और मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे अगली बार वापस आने का दूसरा मौका मिलेगा। आपको मिलेगा, वृद्ध नौकरानी के ऐसा कहने के बाद उसने लापरवाही से एक गोल आकार की वस्तु फेंकी। हवा में रुकने के बाद यह तुरंत फैल गई। कुछ सेकंड बाद यह एक छोटे स्पेसशिप में बदल गई। तीनों के सवार होने के बाद जहाज शुरू हुआ और प्लैनेट बाउंडलेस की ओर चल पड़ा। चैप्टर 10 प्रिंसेस एस्ट्रड और अन्य लोगों के जाने के कुछ ही समय बाद एक उड़ने वाला विमान आया और ग्रह के बाहर शून्य में रुक गया। विमान के केबिन का दरवाजा खुला और काले वस्त्र पहने 1 दर्जन से अधिक लोग उतरे और शून्य में खड़े हो गए। बाहर आओ, पैलेस गार्ड्स, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो, आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। इस समय सामने का स्थान कुछ समय के लिए हिल गया। सम्राट के कपड़ों पर अंपायर शब्द के साथ सफेद नकाब पहने एक व्यक्ति काले वस्त्र पहने व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ। ये वही पैलेस गार्ड था जिसने अनगिनत ताकतों को डरा दिया था। संग्रिल सिनर्स, नकाबपोश व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा। लंबे समय से नहीं मिले पैलेस गार्ड। मुझे खुशी है कि तुम्हें अभी भी हमारी याद है। तुम सभी को अब बाहर आ जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब भी पैलेस गार्ड्स भेजे जाते हैं तो 8 लोगों की एक टीम होती है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद सफेद नकाबपोश व्यक्ति के आसपास के अन्य 7 दिशाओं में स्थान एक साथ कांप उठा। काले नकाब पहने 7 आदमी दिखाई दिए। 8 पैलेस गार्ड्स ने 8 दिशाओं से काले वस्त्र पहने व्यक्ति को घेर लिया। उनमें से एक ने सफेद नकाब पहना था जबकि अन्य 7 ने काले नकाब पहने थे। सफेद नकाबपोश व्यक्ति पैलेस गार्ड्स का कप्तान भी था। बाहर मिशनों को अंजाम देते समय सभी पैलेस गार्ड्स को उसकी बात सुननी पड़ती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कप्तान ने पूछा। टीएस, तुम जानते हो क्यों और फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो? जो अभी गई है वह प्रिंसेस एस्ट्रड है, जो मिल्की वे एम्पायर के सम्राट की सबसे पसंदीदा संतान है ना? अगर वह हमारे हाथों में गिर जाए और एक संग्रिल बच्चे के साथ गर्भवती हो जाए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सम्राट दिल का दौरा पड़ने से मर जाएंगे? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडी आवाज में पूछा।
हालांकि वह हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी किसी को भी कंपा देगी। तुम जरूर सपना देख रहे हो। जब तक हम यहाँ हैं तुम सिंगल सिनर्स कभी सफल नहीं होगे। सच में? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। हम सैकड़ों सालों के लिए चले गए थे, इसलिए नहीं कि हम तुमसे डरे हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें किसी चीज का ध्यान रखना था। अब जब हम वापस आ गए हैं तो मिल्की वे एम्पायर में आज से कभी शांति का दिन नहीं होगा। संग्रिल के अपनी महिमा में लौटने के बाद प्रिंसेस एस्ट्रेड हमारे सम्राट के लिए एक शानदार उपहार होगी। कप्तान की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि आज सब कुछ तबाही की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए वह चिल्लाया, चलो। 8 लोगों ने एक ही समय में ध्यान केंद्रित किया और उनके शरीर तुरंत कवच के सूट से कसकर ढक गए। पैलेस गार्ड्स को पैलेस गार्ड्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास महल द्वारा अंतरिक्ष से आने वाली अद्वितीय धातुओं से बने कवच थे। कवच का प्रहार और बचाव अत्यंत मजबूत था और यह एक मिल्की वे बैटलशिप के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। हालांकि भले ही उनका कवच मजबूत था, लेकिन इसके उपयोगकर्ता के लिए आवश्यकताएं भी बहुत ऊंची थीं। न केवल उन्हें विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था, बल्कि कवच की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए उनकी ताकत को कम से कम कॉस्मॉस रैंक तक पहुंचना पड़ता था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि इस कवच सेट का मूल्य मिल्की वे बैटलशिप के मूल्य से भी अधिक था। एक लॉक्स फॉर्मेशन। कप्तान फिर से चिल्लाया। 8 पैलेस गार्ड्स ने एक साथ अपने दाहिने हाथ फैलाए और उनके हाथों से एक लाइट स्क्रीन फैल गई। गार्ड तुरंत एक पिंजरा बनाने के लिए जुड़ गए, जिसमें 1 दर्जन से अधिक संग्रिल सिनर्स फंस गए। एक लॉक्स फॉर्मेशन पैलेस गार्ड्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शित एक सुपर ट्रैप फॉर्मेशन था और यह एक पार्शियल सेलेस्टियल रैंकर को फंसा सकता था। केवल एक बिगिनर सेलेस्टियल रैंकर ही इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता था। पूरी प्रक्रिया कुछ ही सांसों में पूरी हो गई। यह अज्ञात था कि क्या इन संग्रिल सिनर्स को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला या क्या उन्होंने पैलेस गार्ड्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे शुरू से अंत तक गतिहीन रहे, जिससे पैलेस गार्ड्स को 8 लॉक्स फॉर्मेशन करने की अनुमति मिल गई। क्या तुम पैलेस गार्ड्स इसी के काबिल हो? सच कहूं तो मैं बहुत निराश हूं। सैकड़ों साल बीत गए हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिल्कुल भी प्रगति नहीं करोगे। अगर तुम्हारे सम्राट के जाल ने हमारे राजा को नहीं मारा होता तो संग्रिल अब आकाशगंगा पर राज कर रहा होता। आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या सभी संग्रिल सिनर्स तुम्हारी तरह बकबक करने वाले होते हैं? अगर ऐसा है तो तुम तब व्यर्थ ही नहीं हारे थे, कप्तान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। सच में? फिर मैं संग्रिल की वापसी का स्वागत करने के लिए तुम पैलेस गार्ड्स के खून का उपयोग करूंगा। आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति के बोलने के बाद उसका शरीर अचानक कप्तान के सामने दिखाई दिया। कितनी तेज गति! पैलेस गार्ड्स का कप्तान चौंक गया। इस समय दोनों केवल एक लाइट स्क्रीन द्वारा अलग थे। चैप्टर 10-11। हालांकि ये लाइट स्क्रीन केवल एक पार्शियल सेलेस्टियल रैंकर के हमले का सामना कर सकती थी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लाइट स्क्रीन को निर्देशित करने के लिए कप्तान द्वारा फैलाए गए दाहिने हाथ को छुआ। क्या? कप्तान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कवच के नीचे उसके चेहरे पर अद्वितीय सदमा दिखाई दिया। विरोधी का हाथ स्केल से ढका हुआ एक पंजा था। क्रैक! फिर काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पंजों ने लाइट स्क्रीन को छेद दिया, कप्तान का हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई तोड़ दी। हिस! कप्तान की आंखें फटी रह गईं, उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा था। वह इतनी आसानी से 8 लॉक्स फॉर्मेशन को कैसे तोड़ सकता है? अपने हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए कप्तान ने अपने बाएं हाथ से एक लाइट सेबर निकाली। उसने काले वस्त्र पहने व्यक्ति के पंजे पर प्रहार किया। हालांकि इससे पहले कि वह उसे काट पाता, एक दूसरे पंजे ने उसकी लाइट सेबर पकड़ ली। इसके तुरंत बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति आगे बढ़ा और कप्तान से टकरा गया। भले ही कवच ने कप्तान की रक्षा की और 90% से अधिक शक्ति को सोख लिया, फिर भी वह अपने आंतरिक अंगों में तेज दर्द महसूस कर सकता था। इससे पहले कि कप्तान होश में आ पाता, उसने अपनी बाह में फिर से तेज दर्द महसूस किया। उसकी पूरी दाहिनी बाह उखाड़ दी गई थी। जब कप्तान ने देखा कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति उसकी दूसरी बाह पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो उसने अपने मुंह में मौजूद एकमात्र ब्लड बर्निंग पोशन को चबाया और उसे निगल लिया। बाकी 7 लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे। ये संग्रिल सिनर्स स्पष्ट रूप से तैयार थे, इसलिए वे केवल अपने जीवन के साथ प्रिंसेस एस्ट्रेड के लिए कुछ समय खरीद सकते थे। ब्लड बर्निंग पोशन निगलने के बाद 8 पैलेस गार्ड्स की ऊर्जा एक ही समय में आसमान छूने लगी। कप्तान ने भी काले वस्त्र पहने व्यक्ति के नियंत्रण से बचने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। चलो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। सम्राट हमारा बदला लेंगे। साथ ही 8 लोगों ने अपनी अधिकतम कॉम्बैट पावर का प्रदर्शन किया और संग्रिल सिनर्स की ओर बढ़े। एम्स मैड्रिगल ने अचानक उस छोटे स्पेसशिप पर अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को कंपन करते हुए महसूस किया जिस पर प्रिंसेस एस्ट्रेड सवार थीं। उसने जाने के लिए जल्दी से एक बहाना बनाया। फिर वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कम्युनिकेशन डिवाइस का उत्तर दिया। कोई छवि नहीं थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक गहरी आवाज़ सुनी। तुम सब कहाँ हो?
एस्ट्रेड कहाँ है? जब एम्स मैड्रिगल ने यह आवाज़ सुनी तो वह तुरंत फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, योर मैजेस्टी, हम प्लैनेट बाउंडलेस की ओर बढ़ रहे हैं। हर रॉयल हाइनेस सुरक्षित और स्वस्थ हैं। पैलेस गार्ड्स खत्म हो गए हैं और संग्रिल सिनर्स तुम्हारे रास्ते में हैं। तुरंत जहाज छोड़ दो और दूसरे रास्ते से प्लैनेट बाउंडलेस जाओ। याद रखो, तुम्हें एस्ट्रेड को सुरक्षित रूप से प्लैनेट बाउंडलेस पहुंचाना है। सहायता प्रदान करने वाले लोग आ रहे हैं। एम्स मैड्रिगल कामपुर थी। पैलेस गार्ड्स खत्म हो गए और संग्रिल सिनर्स हमारे पीछे हैं। अगर संग्रिल सिनर्स ने उन्हें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। पैलेस गार्ड्स उनके विरोधी नहीं थे, उन्हें तो छोड़ ही दें। एम्स मैड्रिगल ने खुद को शांत करने की कोशिश की और उत्तर दिया, जी, योर मैजेस्टी। फिर उसने कांपते हुए उठने से पहले कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिया। खुद को संयमित करने के बाद उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। वाई योर रॉयल हाइनेस। एम्स मैड्रिगल, मेरे साथ आओ, एस्ट्रेड ने शांति से कहा। चैप्टर 10-12। एस्ट्रेड अपने कमरे में गई, एक कुर्सी पर बैठी और पूछा, एम्स मैड्रिगल, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? मुझे क्षमा करें, योर रॉयल हाइनेस। सच तो यह है कि जब हम 1 साल पहले पहली बार बाहर आए थे तो मैंने महल को खबर भेज दी थी और मैं इस पूरे समय हिज मैजेस्टी के संपर्क में रही हूँ। आपके ठिकाने के बारे में हिज मैजेस्टी को हमेशा पता रहा है। मुझे वह पता है। अगर फादर को मेरे ठिकाने का पता नहीं होता तो हमें ढूंढ लिया जाता और वापस ले आया जाता। मैं इस बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम अभी क्या बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे पिता से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी को पहले से ही एम्स मैड्रिगल द्वारा खबर वापस भेजने के बारे में पता था, इसलिए अब और छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर वे समय खरीदना चाहते थे और इस आपदा से बचना चाहते थे तो उन्हें राजकुमारी के सहयोग की आवश्यकता थी। अब इसे उनसे छिपाना असंभव था। योर रॉयल हाइनेस, हमारी निगरानी की जा रही है। हालांकि सम्राट द्वारा भेजे गए लोग पहले से ही रास्ते में हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में कुछ समय लगेगा। इस दौरान हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए और दुश्मन के हाथों में नहीं गिरना चाहिए। कौन हमारी निगरानी कर रहा है? एस्ट्रेड ने संदेह के साथ पूछा। वह सोच रही थी कि क्या मिल्की वे के केंद्र में उन पर हमला करने की कोई हिम्मत करेगा। क्या वे इस बात से नहीं डरे थे कि उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा? द संग्रिल सिनर्स, एम्स मैड्रिगल ने गंभीर भाव के साथ कहा। द संग्रिल सिनर्स। एस्ट्रेड बड़बड़ाए, ये नाम जाना पहचाना लगता है। मैंने इसे किसी किताब में देखा होगा। धीरे धीरे एस्ट्रेड को याद आया। उसने साम्राज्य की इतिहास की किताब में यह नाम देखा था। किताब में कहा गया था कि साम्राज्य और संग्रिल मिल्की वे की 2 सबसे प्रमुख ताकतें थीं। दोनों ताकतें एक ही स्तर पर थीं, लेकिन वे मिल्की वे का एकमात्र अधिपति बनने के लिए लगातार एक दूसरे को हराने की होड़ में थीं। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और विजेता का फैसला 1000 साल से अधिक समय के बाद ही हुआ। अंततः ये स्पष्ट हो गया कि साम्राज्य जीत गया। तुम्हारा मतलब वह संग्रिल जिसे 1000 साल के युद्ध के बाद साम्राज्य ने हराया था? एस्ट्रेड ने पूछा। बिल्कुल। क्या उन्हें सैकड़ों साल पहले खत्म नहीं कर दिया गया था? उन्हें छिपा होना चाहिए क्योंकि वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। सैकड़ों वर्षों के बाद ये पहली बार है जब वे दिखाई दिए हैं। मुझे यकीन है कि वे हिज मैजेस्टी को डराने के लिए आपको पकड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो हिज मैजेस्टी एक कठिन स्थिति में होंगे। वे फादर को डराने के लिए मुझे पकड़ना चाहते हैं। इस समय एस्ट्रेड घबराहट महसूस करने लगी। सम्राट की इकलौती बेटी के रूप में वह जानती थी कि सम्राट उनसे कितना प्यार करते हैं। वह संग्रिल सिनर्स को खुद को पकड़ने नहीं देंगी, भले ही उन्हें इस भाग्य से बचने के लिए खुद को मारना पड़े। फादर ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने हमें क्या करने के लिए कहा? संग्रिल सिनर्स ने उन सभी पैलेस गार्ड्स को मार डाला जिन्हें हिज मैजेस्टी ने गुप्त रूप से हम पर नजर रखने के लिए भेजा था। वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं और वे यहाँ आ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने हमसे जहाज छोड़ने और प्लैनेट बाउंडलेस के लिए दूसरा रास्ता अपनाने को कहा है। जो लोग हमें बचाने आ रहे हैं वे भी सीधे प्लैनेट बाउंडलेस की ओर जाएंगे। तो चलिए अब समय बर्बाद नहीं करते। हमें अभी वही करना चाहिए जो फादर कहते हैं। खड़े होने के बाद एस्ट्रेड ने कहा। वे स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे यदि वे पैलेस गार्ड्स को हरा सकते थे। उन्हें जल्द से जल्द वह करना था जो सम्राट ने कहा था। एस्ट्रेड के लिए उनके पिता सर्वशक्तिमान थे, इसलिए अगर वे ठीक वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने कहा था तो वे ठीक रहेंगे। वे तीनों जहाज से उतरे और दूसरी दिशा में उड़ गए। इस बीच स्पेसशिप ने प्लैनेट बाउंडलेस की ओर बढ़ना जारी रखा। एस्ट्रेड और गिरोह का गंतव्य अभी भी प्लैनेट बाउंडलेस था। हालांकि वे स्पेसशिप के साथ नहीं जा सकते थे और उन्हें दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत थी। अगर संग्रिल सिनर्स ने पीछा किया और देखा कि जहाज खाली है तो उनका पहला विचार निश्चित रूप से उन्हें दूसरी दिशा में खोजना होगा। भले ही उन्हें खोज लिया जाए, लेकिन इससे कम से कम उन्हें अधिक समय खरीदने का मौका मिलेगा।
मदद पहुंचने तक अगर वे डटे रहे तो वे सुरक्षित रहेंगे। प्लैनेट बाउंडलेस। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रह और अधिक जीवंत होता गया। बर्क का निमंत्रण मिलने के बाद बाउंडलेस रीजन के सभी स्वामी प्लैनेट बाउंडलेस की ओर दौड़े। साहिल भी इस जीवंतता से प्रभावित हुआ, इसलिए वह अपने निवास से बाहर निकला और प्लैनेट बाउंडलेस में इधर उधर घूमने लगा। कुछ दिन पहले वह मीटियोर चेंबर से जानकारी खरीदने और लैविश पॉइंट्स पाने के लिए अपने कमरे में रुक सकता था। अब वह ऐसा नहीं कर सकता था। अक्सर वह पूरे दिन अपना दिमाग खपाने के बाद केवल 1 दर्जन लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर पाता था। चैप्टर 10-13। साहिल के लिए वे केवल ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे। वह अब पीक सेलेस्टियल रैंक पर था, इसलिए यदि वह एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था और एक पार्शियल इन्फिनिटी रैंकर बनना चाहता था तो उसे अपनी माइंड पावर को कॉस्मॉस लेवल 10 से बढ़ाकर सेलेस्टियल लेवल 10 करना था। हालांकि इसके लिए 1900 लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। अब साहिल के पास केवल 100 से अधिक पॉइंट्स थे। अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने हार मानने और समय बर्बाद करना बंद करने का फैसला किया। जब प्लैनेट बाउंडलेस पर बैंक्वेट खत्म हो जाएगा तो वह मियर के साथ मिल्की वे के केंद्र में जाएगा। वहां वह अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से प्रदर्शन करेगा। हालांकि साहिल की निराशा के लिए बैंक्वेट फिर से स्थगित होता हुआ लग रहा था। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से टफन फैमिली की ओर से अभी कोई हलचल नहीं थी और ग्रैंडमास्टर टफन के एकांतवास से बाहर आने की कोई खबर नहीं थी, इसलिए इससे साहिल को थोड़ी मानसिक शांति मिली। प्लैनेट बाउंडलेस पर बर्क के महल के अंदर बाहर की जीवंतता बर्क के दिल की ठंडक को खत्म नहीं कर सकी। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर रहा था और किसी से मिलने से इनकार कर रहा था। उसके पिता ने उसे पैलेस गार्ड्स के विनाश की खबर के बारे में बताया था। संग्रिल सिनर्स निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे। पैलेस गार्ड्स की एक टीम भी उनके विरोधी नहीं थी और वे तुरंत मारे गए, तो प्लैनेट बाउंडलेस संग्रिल सिनर्स के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था? अगर वह यहाँ रुकना जारी रखता तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा था? हालांकि उसकी भागने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा यदि सम्राट को पता चला तो उसके लिए मृत्यु से भी भयानक भाग्य इंतजार कर रहा होगा। बर्क ने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए और वह घबराहट में गिर गया। उसकी भागने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि अगर वह रुकता है और संग्रिल सिनर्स उसके पिता रेमोस से पहले यहाँ पहुंच जाते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब दोनों पक्षों के अनुमानित आगमन समय के अनुसार संग्रिल सिनर्स निश्चित रूप से उसके पिता से पहले पहुंच जाएंगे। मेरी किस्मत खराब है। उसने सोचा था कि प्रिंसेस एस्ट्रेड का बाउंडलेस रीजन में आना उसे उल्कापिंड की तरह चमकने का मौका देगा, लेकिन यह उसके ताबूत की कील बन गया। अब बर्क इस मौके पर अपनी जान का जुआ खेलने के बजाय शांति से प्लैनेट बाउंडलेस पर रहना और अपने दिन बिताना पसंद करेगा। चूंकि अब उसकी भागने की हिम्मत नहीं हुई, वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि उसके पिता संग्रिल सिनर्स से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि प्लैनेट बाउंडलेस पर कोई भी संग्रिल सिनर्स से नहीं लड़ सकता था। केवल एक सेलेस्टियल रैंकर ही पैलेस गार्ड्स की पूरी टीम को खत्म कर सकता था। एक सेलेस्टियल रैंकर। अब प्लैनेट बाउंडलेस पर अधिक शक्तिशाली व्यक्ति फर्गस के बगल वाला वृद्ध व्यक्ति था। हालांकि वह निश्चित रूप से सेलेस्टियल रैंकर नहीं था। कलिस्टो फैमिली अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां उनके पास अपने सीधे वंशजों की रक्षा के लिए सेलेस्टियल रैंकर भेजने की शक्ति हो। प्लैनेट बाउंडलेस पर हर किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि आसन खतरा करीब आ रहा था। बाउंडलेस रीजन के कई स्वामी अभी भी प्लैनेट बाउंडलेस की ओर दौड़ रहे थे। एक बार जब वे पहुंच गए और उन्हें पता चला कि बर्क ने उन्हें क्यों आमंत्रित किया है, तो वे अब जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि नहीं तो सम्राट द्वारा इस मामले की जांच करने के बाद उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसमें फर्गस भी शामिल था। उसे बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वह कलिस्टो फैमिली का सीधा वंशज हो, जो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक था। अगर फर्गस को ऐसा कुछ सामना करना पड़ा तो वह केवल प्रिंसेस एस्ट्रेड की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता था। वे साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे। अगर फर्गस भागने की हिम्मत करता तो उसका पूरा परिवार इसमें फंस जाता। अगर मिल्की वे एम्पायर के सम्राट पागल हो गए तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देंगे, चाहे तुम 8 प्रमुख परिवारों में से एक ही क्यों न हो। चैप्टर 10-14। प्लैनेट बाउंडलेस के पास एक शून्य में स्पेसशिप जिस पर एस्ट्रेड सवार थी, प्लैनेट बाउंडलेस की ओर बढ़ रहा था। अचानक पीछे से एक उड़ने वाला विमान तेजी से करीब आया। बस एक पल में उड़ने वाला विमान स्पेसशिप से आगे निकल गया और उसके सामने रुक गया। काले वस्त्र पहने 1 दर्जन से अधिक लोग जहाज से उतरे और सीधे स्पेसशिप के सामने खड़े हो गए, जिससे उसका रास्ता रुक गया। जैसे ही स्पेसशिप उनके करीब आया, काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति आगे आया और उसने उस पर अपने तराजू वाले पंजे रखे, जिससे स्पेसशिप सीधे शून्य में रुक गया। फिर काले वस्त्र पहने एक अन्य व्यक्ति स्पेसशिप के हैच की ओर चला गया। उसने भी एक तराजू वाला पंजा फैलाया और एक लहर के साथ उसने हैच को आसानी से खोल दिया। जल्द ही वह जहाज में दाखिल हो गया। धिक्कार है। कुछ ही समय बाद स्पेसशिप में प्रवेश करने वाले काले कपड़े पहने आदमी ने दहाड़ मारी। बूम!
पूरा स्पेसशिप हिलकर टुकड़ों में बिखर गया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति शून्य में खड़ा था, एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। क्या बात है, वे कहाँ हैं? आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पूछा। मास्टर, स्पेसशिप खाली है और वे पहले ही भाग चुके हैं। आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। शून्य में वातावरण थोड़ा भारी महसूस हो रहा था। काले वस्त्र पहने अन्य दर्जन भर लोगों की भी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। वे ज्यादा दूर नहीं भाग सकते थे। तुम में से प्रत्येक को एक दिशा का कार्यभार संभालना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें लक्ष्य को पकड़ना होगा, अन्यथा तुम जानते हो कि यदि तुम मिशन में विफल रहे तो इसके क्या परिणाम होंगे। आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कठोरता से कहा। जी मास्टर, काले वस्त्र पहने सभी लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। उनकी आवाजें कांप रही थीं। जाहिर है, मिशन विफल होने पर वे परिणाम नहीं संभाल सकते थे। फैल जाओ। आगे चल रहे काले वस्त्र पहने व्यक्ति के ऐसा कहने के बाद वह एक दिशा में बढ़ा। उसके बाद बाकी लोग भी तितर बितर हो गए। उन सभी ने अलग अलग दिशाएं चुनी, जिनमें से एक सीधे प्लैनेट बाउंडलेस की दिशा में थी। इस समय प्रिंसेस एस्ट्रेड और गिरोह ने दूसरा रास्ता अपना लिया था और धीरे धीरे प्लैनेट बाउंडलेस के करीब पहुंच रहे थे। प्लैनेट बाउंडलेस पर बर्क और फर्गस आमने सामने बैठे थे। बी बर्क, क्या तुम सच कह रहे हो? फर्गस ने घबराहट में पूछा। उसके हाथ में चाय का प्याला भी कांप रहा था। ये दिखा सकता था कि वह कितना चिंतित महसूस कर रहा था। हाँ मास्टर फर्गस, क्या आपको लगता है कि जब प्रिंसेस एस्ट्रेड की बात आती है तो मैं मजाक करने की हिम्मत करूंगा? बर्क ने पूछा। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि पैलेस गार्ड्स उन्हें नहीं हरा सकते तो हमें और तोप के चारे में क्या अंतर है? हाँ, हम तोप का चारा हैं, लेकिन भले ही हमें पता हो फिर भी हम भाग नहीं सकते और हम केवल यहाँ रह सकते हैं और आज्ञाकारी रूप से इंतजार कर सकते हैं। बर्क ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मैं यहाँ अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। बर्क, तुम इस ग्रह के प्रमुख हो, इसलिए तुम्हें यहाँ रुकना होगा, लेकिन मुझे नहीं। साथ ही तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया था और मैं यहाँ खुद आया था। अगर मैं अब चुपके से चला जाऊं तो अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बर्क, कृपया मेरी मदद करो। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं वह सब दे सकता हूं जो मेरे पास है। तुम क्या सोचते हो? फर्गस ने उम्मीद के साथ पूछा। फर्गस, मुझे उसकी क्या जरूरत होगी? क्या यह मेरी जान बचा सकता है? मेरी जान के बिना वे चीजें केवल सांसारिक संपत्ति हैं। साथ ही फर्गस, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। प्रिंसेस एस्ट्रेड सम्राट की सबसे प्रिय बेटी हैं। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो सम्राट निश्चित रूप से इस मामले की जांच करेंगे। भले ही मैं कुछ न कहूं, क्या आपको लगता है कि सम्राट को पता नहीं चलेगा? जब ऐसा होगा तो आपको वास्तव में मृत्यु से भी बदतर भाग्य का पता चलेगा। यहाँ तक कि आपके परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप रुकें और मेरा साथ दें, बर्क ने मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने इस बारे में सोच लिया था। जो होना था सो होगा। प्लैनेट बाउंडलेस के प्रमुख के रूप में उनका अंत उसी क्षण तय हो गया था जब प्रिंसेस एस्ट्रेड बाउंडलेस रीजन में आई थीं। फर्गस अपनी मर्जी से यहाँ उनका साथ देने आया था, इसलिए कम से कम बर्क के पास अपने भाग्य का सामना करते समय साथ देने वाला यह विदूषक तो होगा। चैप्टर 10-15। बर्क ने फर्गस को इस बैंक्वेट में आमंत्रित नहीं किया था। हालांकि फर्गस खुद आया था क्योंकि मिया वहां मौजूद होगी। अब वह अपनी जान भी गंवा सकता था। मुंह मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? फर्गस ने बेतुके ढंग से पूछा। वह अपनी सुध बुध खो बैठा था और वह बेहद पछतावा महसूस कर रहा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह बिना किसी कारण के प्लैनेट बाउंडलेस नहीं आता। क्या वह खुद नर्क में नहीं कूद रहा था? साथ ही मिल्की वे इतनी बड़ी थी, प्रिंसेस एस्ट्रेड ने बाउंडलेस रीजन में आना क्यों चुना? क्या वह किसी और जगह नहीं जा सकती थी? फर्गस खुद को बहुत जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। ये सब साहिल की गलती थी। अगर उसने मिया को नहीं बचाया होता तो फर्गस अभी मिया के खूबसूरत शरीर का आनंद ले रहा होता। वह प्लैनेट बाउंडलेस क्यों आता? यदि वह प्लैनेट बाउंडलेस नहीं आता तो संकट में फंसी प्रिंसेस एस्ट्रेड से उसका सामना क्यों होता? अब वह भागने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था और केवल आज्ञाकारी रूप से यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। ये सब उसकी गलती है। वह है फर्गस साहिल को चीर देना चाहता था, उसका मांस खाना चाहता था और अपने दिल की नफरत को शांत करने के लिए उसका खून पीना चाहता था। फर्गस, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई मौका नहीं है। अगर हम अपने पिता और उनके लोगों के आने तक डटे रहे तो सब कुछ सुलझ जाएगा। तब सेंट्रल सिनर्स कुछ भी नहीं होंगे, बर्क ने कहा। हालांकि जो तुमने अभी कहा, जनरल रेमोस और उनके आदमियों को सेंट्रल सिनर्स की तुलना में पहुंचने में अधिक समय लगेगा। हम उन कुछ दिनों में क्या करेंगे? वे सेंट्रल सिनर्स पैलेस गार्ड्स की एक टीम को मार सकते हैं, इसलिए उनके बीच कम से कम एक बिगिनर सेलेस्टियल रैंक तो है ही। हम उनके खिलाफ बचाव नहीं कर सकते, फर्गस ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आह, तुम सही कह रहे हो।
उन सिंगल सिनर्स ने पहले से ही सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है। वे सैकड़ों वर्षों तक दिखाई नहीं दिए, अब जब वे अचानक दिखाई दिए हैं तो उन्होंने साम्राज्य को भारी झटका देने के लिए बहुत तैयारी की होगी। अब हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, यदि नहीं तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे, बर्क ने सिर झुकाकर आह भरते हुए कहा। फर्गस अपने स्थान पर वापस चला गया। उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन वह अपने दिमाग में एक समाधान के बारे में सोच रहा था। वह मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसका भविष्य अभी भी उज्ज्वल था। हालांकि संग्रिल सिनर्स द्वारा पीछा की जा रही प्रिंसेस एस्ट्रेड के साथ यह मुठभेड़ एक असाध्य समस्या की तरह लग रही थी। वह भाग नहीं सकता था क्योंकि यदि सम्राट भविष्य में इस मामले की जांच करते तो उसका पूरा परिवार इसमें फंस जाता। सम्राट के खिलाफ जाने से बेहतर होगा कि आत्महत्या कर ली जाए, यदि नहीं तो उसे मृत्यु से भी बदतर भाग्य भुगतना होगा। रात बीत गई और फर्गस निराशा में बिस्तर से उठ गया। उसने पूरी रात सोचा लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं सोच सका। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह केवल प्रिंसेस एस्ट्रेड की रक्षा करने की कोशिश कर सकता है। सम्राट द्वारा पीछा किए जाने और मारे जाने और फिर अपने पूरे परिवार को फंसाने के बजाय युद्ध में मरना बेहतर होगा। हालांकि उससे पहले उसे दो काम करने थे। सबसे पहले साहिल को उससे पहले मरना होगा, साथ ही वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। फर्गस को उसे मरने तक प्रताड़ित करना होगा, फिर वह मिया पर हावी हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे मजबूर किया या नहीं। मरने से पहले वह जो चाहता था उसे पाना कम से कम अच्छा होगा। फर्गस के काले चेहरे पर एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। चैप्टर 10-16। फर्गस अब और नहीं हिचकिचाया क्योंकि उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था। वह सीधे साहिल के निवास पर गया। जहां तक उसे पता था, मिया हर सुबह साहिल को खोजने यहां आती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे दोनों साथ में क्या करेंगे। उम्मीद है कि साहिल ने मिया की वर्जिनिटी नहीं ली होगी, अन्यथा फर्गस अपने दिल के गुस्से को शांत नहीं कर पाएगा भले ही वह साहिल के टुकड़े टुकड़े कर दे। यह असंभव होना चाहिए क्योंकि वे दोनों केवल दिन के दौरान मिले थे। साथ ही मिया उस तरह की इंसान नहीं थी। फर्गस ने पिछले कुछ वर्षों में मिया में रुचि व्यक्त की थी। अंत में मिया ने इसे न देखने का नाटक किया और उसके प्रति हमेशा उदासीन रही, जिससे वह बेचैन और भ्रमित महसूस करने लगा। जहां तक दूसरों की बात है, फर्गस ने कभी किसी ऐसे आदमी के बारे में नहीं सुना था जिसके मिया करीब थी, जबकि उसके आसपास के लोग भी सभी महिलाएं थीं। इसलिए फर्गस को यकीन था कि वह अभी तक साहिल के साथ नहीं सोई है। जब फर्गस साहिल के आंगन में आया तो वह अंदर मिया और साहिल को बात करते और हंसते हुए सुन सकता था। जब वह उदास महसूस कर रहा था तब वह थोड़ा खुश भी था। वह उदास था क्योंकि मिया और साहिल एक दूसरे को थोड़े समय से ही जानते थे, फिर भी वे इतने करीब थे। उनके पास हर दिन बात करने के लिए बहुत सी चीजें थीं, जबकि फर्गस को उन सभी वर्षों में अकेले मिया से बात करने का मौका शायद ही मिला था। उसने मिया को अपने सामने कभी इतना खुश नहीं देखा था और यह सब उसकी गलती थी। फर्गस को यह नहीं पता होगा कि कैसा महसूस होता है जब एक महिला को उसके सबसे हताश समय में एक पुरुष द्वारा बचाया जाता है, लेकिन वह समझ गया था। वह साहिल के प्रति मिया की अकथनीय भावनाओं को भी महसूस कर सकता था। अगर फर्गस को पता होता कि मिया को इससे प्यार हो जाएगा तो उसने पहले एक दुर्घटना रची होती और मिया को खुद बचाया होता। इतनी परेशानी, समय और प्रयास क्यों बर्बाद करें? मैंने बस किसी और की मदद कर दी। हालांकि फर्गस जिस बात से थोड़ा खुश था वह ये थी कि चूंकि वे दोनों आंगन में बात कर रहे थे, इसका मतलब था कि वे साहिल के कमरे में नहीं गए थे। मिया अभी भी कुंवारी होनी चाहिए यदि वे साहिल के कमरे में नहीं गए। फर्गस ने सोचा कि उसे ही मिया की कौमार्यता लेनी चाहिए और उसका पहला पुरुष होना चाहिए। जहां तक साहिल की बात है, वह पहले उसे अपाहिज बना देगा, फिर फर्गस साहिल को उसे मिया पर हावी होते देखने के लिए मजबूर करेगा। अंततः फर्गस साहिल को मार डालेगा और फिर उसके शव को क्षत विक्षत कर देगा। फर्गस ने लात मारकर दरवाजा खोला और एक द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ आंगन में प्रवेश किया। मिल्की वे वैसी नहीं थी जैसी अर्थ थी, और उनके पास कॉर्पोरेट कंपनीज जैसी चीजें नहीं थीं। इसके बजाय वहां अनगिनत छोटे और बड़े चेंबर्स ऑफ कॉमर्स थे। साहिल ने एक चेंबर ऑफ कॉमर्स शुरू करने की योजना बनाई और वह मिया को इसका प्रबंधन करने देगा। आखिरकार वह अभी यहाँ आया था और केवल मिया को जानता था। साथ ही साहिल के पास अन्य विचार भी थे। मिल्की वे की 4 परियों के रूप में मिया मिल्की वे एम्पायर के उच्च वर्ग के दायरे में कई लोगों को जानती थी। तब तक साहिल जल्दी से बहुत सारा पैसा खर्च करने में सक्षम होगा। साहिल ने कभी यह नहीं सोचा था कि क्या वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास सुपर लैविश सिस्टम था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके लिए पैसा खर्च कर सके न कि पैसा कमा सके। जब मिया ने सुना कि साहिल एक चेंबर ऑफ कॉमर्स शुरू कर रहा है और वह चाहता है कि वह इसका प्रबंधन करे, तो वह मुस्कुराई और ऊपरी तौर पर सहमत हो गई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि साहिल बस मजाक कर रहा है। चैप्टर 10-17।
कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स सिर्फ इसलिए कैसे स्थापित किया जा सकता है क्योंकि कोई चाहता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स शुरू करने के लिए महान शक्ति और विशाल धन की आवश्यकता होती है। एक चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास कम से कम यूनिवर्स रेल्म में कोई होना चाहिए ताकि अन्य ताकतों द्वारा निशाना बनाए जाने से बचा जा सके। अन्यथा चेंबर ऑफ कॉमर्स जल्द ही दूसरों का होगा, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। मिया, तो फिर यह पक्का रहा। प्लैनेट बाउंडलेस पर बैंक्वेट खत्म होने के बाद हम मिल्की वे के सबसे समृद्ध हिस्से में जाएंगे। मैं उस समय पैसे का भुगतान करूंगा और तुम अपना प्रयास दोगी। चलिए मजाक मजाक में एक चेंबर ऑफ कॉमर्स स्थापित करते हैं। मैं तुमसे बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक चेंबर ऑफ कॉमर्स काफी दिलचस्प होगा, साहिल ने कहा। ठीक है, जब आपने ऐसा कहा है मास्टर साहिल, तो मेरे पास असहमत होने का कोई कारण नहीं है। हालांकि जब आपका पैसा डूब जाएगा तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते, मिया ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, बैंग, आंगन का दरवाजा लात मारकर खोला गया और फर्गस एक कठोर चेहरे के साथ अंदर आया। साहिल ने अपनी आंखों में शत्रुतापूर्ण भाव के साथ फर्गस की ओर देखा। इस छोकरे को क्या हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं मास्टर फर्गस? मिया ने पूछा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बेशक, मैं यहाँ तुम्हें भोगने आया हूँ, फर्गस ने दांत पीसते हुए कहा। मास्टर फर्गस, आप? मिया उसे जवाब देने के लिए एक शब्द भी नहीं कह सकी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि फर्गस, जो उसके सामने हमेशा विनम्र रहता था, वह इतना भद्दा कुछ बोलेगा। क्या ये वही मास्टर फर्गस था, वह शालीन सज्जन? मिया, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार होने जा रहा हूँ। मैं आज यहाँ तुमसे शारीरिक संबंध बनाने आया हूँ। तो क्या तुम हैरान हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले से अलग हूँ? क्या मैं तुम्हें एक अलग व्यक्ति जैसा दिखता हूँ? फर्गस ने जारी रखा। मिया बिना बोले फर्गस को टकटकी लगाकर देखती रही। बेशक वह पूरी तरह से निशब्द थी, वह अभी तक होश में नहीं आई थी। सुनो मिया, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। खुद से पूछो, इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? मैं तुम्हारे हर परफॉर्मेंस में जाता था। तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ तक कि सभी को बता दिया कि अगर किसी ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत की तो वे मुझे, फर्गस कलिस्टो को परेशान करेंगे। क्या तुम जानती हो कि मैंने कितने लोगों को नाराज किया? और देखो अब क्या हुआ। न केवल तुम मेरे प्रति उदासीन हो, तुम हर दिन इस लड़के के यहाँ भी आती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूँ? तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? तुम दोनों को बस साथ में रहने चले जाना चाहिए। फर्गस बोलता गया और मिया आखिरकार समझ गई। फर्गस ने सोचा होगा कि उसने साहिल के साथ कुछ अनुचित किया है, इसलिए वह उसकी आलोचना करने आया था। हालांकि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसे उसके साथ इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। वह साहिल की ओर देखने के लिए मुड़ी और वह हमेशा की तरह शांत दिख रहा था। मिया ने कभी महसूस नहीं किया कि साहिल घबराया हुआ था, भले ही वह फर्गस और बर्क का सामना कर रहा था। यह मिया का सपनों का पुरुष था, फर्गस के विपरीत, जो ऊपरी तौर पर एक कुलीन व्यक्ति होने का नाटक करता था लेकिन वास्तव में एक संकीर्ण और तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति था। मास्टर फर्गस, मुझे बहुत खेद है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन आप मेरी पसंद के नहीं हैं। इसलिए कृपया मुझ पर समय बर्बाद करना बंद करें। धन्यवाद। मिया के ऐसा कहने के बाद वह खड़ी हुई और फर्गस के सामने झुक गई। मिया, तुम बहुत मासूम हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक झुकना और आभार प्रदर्शन उन बलिदानों की भरपाई कर सकता है जो मैंने तुम्हारे लिए इन सभी वर्षों में किए हैं? तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं इतना सस्ता हूँ? फर्गस ने कहा, उसके सीने में गुस्सा बढ़ रहा था। मिया ने जो कहा उसने उसके दिल में गुस्से को पूरी तरह से नहीं भड़काया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिया इतना क्रूर कुछ कहेगी। मिया की तब ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं होती थी। अब जब उसके पास भरोसा करने के लिए एक सुंदर लड़का है तो उसे अब फर्गस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लापरवाह व्यभिचारी सुअरों की क्या जोड़ी है। आपको संतुष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए मास्टर फर्गस? कृपया मुझे परेशान करना बंद करें, मिया ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं अब जबकि तुम्हें अपने लिए एक सुंदर लड़का मिल गया है? हाँ, ठीक है मिया, अगर तुम हमारे बीच एक लकीर खींचना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आवश्यकता स्वीकार करनी होगी। वह क्या है? मिया ने पूछा। भले ही वह अनुमान लगा सकती थी कि वह क्या है, फिर भी उसने उससे पूछा क्योंकि उसे अभी भी आशा की एक किरण दिखाई दे रही थी। जब तक फर्गस की आवश्यकता वह नहीं थी जो वह सोच रही थी, वह तब तक उस पर विचार कर सकती थी। चैप्टर 10-18। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा। तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह क्या है। कृपया पूछें, क्या तुम अभी भी कुंवारी हो? मिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने बगल में साहिल की ओर देखा और देखा कि वह अभी भी हमेशा की तरह शांत दिख रहा था।
भले ही मैंने इन सभी वर्षों में कई पुरुषों के साथ बातचीत की है और कई लोग मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, मैं हमेशा अपने काम से काम रखती हूँ और परेशानी से दूर रहती हूँ। मेरा कभी किसी के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रहा, इसलिए मैं अभी भी कुंवारी हूँ। साथ ही मैंने अपना पहला चुंबन सुरक्षित रखा क्योंकि मैं उस पुरुष का इंतजार करना चाहती थी जिससे मैं प्यार करती हूँ, ताकि मैं उसे दोनों दे सकूं और अपना शेष जीवन उसके साथ बिता सकूं, मिया ने दृढ़ता से कहा। उसने ये फर्गस से नहीं कहा, इसके बजाय वह ये साहिल से कह रही थी क्योंकि उसके दिल में साहिल ही वह था जिसका वह इंतजार कर रही थी। जब साहिल ने सुना कि मिया ने क्या कहा तो उसने भ्रम में अपना सिर उसकी ओर देखने के लिए घुमाया। संयोग से मिया ने भी अपना सिर साहिल की ओर देखने के लिए घुमाया। उनकी आंखें मिलीं। मिया की आंखों में वह चमक जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। साहिल को ये याद आया, क्या ये वही चमक नहीं है जो सलीना ने मुझे पिछली बार दी थी? धिक्कार है, आखिर चल क्या रहा है? मैंने अभी तक अर्थ पर महिलाओं के साथ अपने जटिल संबंधों को नहीं संभाला है और अब यहाँ एक और आ गई। मुझे क्या करना चाहिए? साहिल ने वास्तव में महसूस किया कि सिस्टम मिलने के बाद वह महिलाओं के मामले में बहुत भाग्यशाली हो गया है। अर्थ वालों को भूल जाओ, चलिए मिल्की वे वाले के बारे में बात करते हैं। मेरा सामना मिया से हुआ जब उसका पीछा किया जा रहा था और मैंने उसे बचा लिया, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या एक पुरुष को बचाना बेहतर नहीं होता? मैंने न केवल एक महिला को बचाया बल्कि वह महिला एक बेजोड़ सुंदरी भी थी। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास की कोई भी महिला अनाकर्षक नहीं है। अंत में साहिल ने सारा दोष सिस्टम पर मर दिया। तुम्हारा नाम सुपर लैविश सिस्टम क्यों है? तुम्हें अपना नाम बदलकर कमबख्त सुपर रोमांस सिस्टम कर लेना चाहिए। जब साहिल ने अपनी कल्पनाओं को बेतहाशा दौड़ने दिया तो उसे एक जोरदार हंसी ने टोक दिया। हा, फर्गस बेफिक्र होकर हंस रहा था। ठीक है मिया, तुम बेहतर होगा कि इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। तुम्हें एक हफ्ते के लिए मेरे साथ रहना होगा और उस हफ्ते के दौरान मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ उसके लिए तुम ना नहीं कह सकती। साथ ही तुम्हें अपनी मर्जी से मेरा सहयोग करना होगा। उस एक हफ्ते के बाद हम अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे और हमारा एक दूसरे पर कुछ बकाया नहीं होगा, फर्गस ने उत्साह से कहा। उसने नहीं सोचा था कि मिया अभी भी कुंवारी थी और यहाँ तक कि उसने अपना पहला चुंबन भी सुरक्षित रखा था। यह उसके लिए बहुत अनुकूल था। जैसे ही फर्गस ने मिया की सुंदर आकृति और आकर्षक लाल होंठों की ओर देखा, उसके मुंह के कोनों पर एक कामुक और दुष्ट मुस्कान फैल गई। मिया ने अपने दिल में आह भरी। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी। फर्गस उसके शरीर के पीछे था और वह उस पर हावी होना चाहता था। तब वह उसके सामने केवल नाटक कर रहा था। यह उसका असली रूप था। चैप्टर 10-19। मुझे क्षमा करें मास्टर फर्गस, मैं उससे सहमत नहीं हो सकती। मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद को उस पुरुष के लिए छोड़ना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ और आप वह नहीं हैं। इसलिए कृपया अपना अनुरोध बदलें। मिया ने अस्वीकार कर दिया। आज तुम्हें चुनने का मौका नहीं मिलेगा मिया, तुम्हें बस एक अच्छी लड़की की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर तुम मेरा सहयोग करती हो तो मैं तुम्हारे साथ कोमल व्यवहार कर सकता हूँ। यदि नहीं तो मुझे कोमल न होने और तुम्हारी रक्षा न करने के लिए दोष मत देना, फर्गस ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। मास्टर फर्गस, कृपया खुद पर नियंत्रण रखें। मैं सहमत नहीं होऊंगी, आपको बस हार मान लेनी चाहिए, मिया ने जवाब दिया। उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। वास्तव में वह तब गलत थी। उसने नहीं सोचा था कि फर्गस इतना स्पष्ट कुछ कहेगा। वह कितना नीच आदमी था। ओह सच में, क्या साहिल वह पुरुष है जिससे तुम प्यार करती हो? जब मैं उसके सारे अंग तोड़ दूंगा और उसे तुम्हें भोगते हुए देखने के लिए मजबूर करूंगा, तब मैं देखूंगा कि क्या तुम्हें शर्म महसूस होती है। तुम बेशर्म हो, मिया ने फर्गस की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में कहा। बाद में और भी बेशर्मी वाली चीजें होंगी। फर्गस के ऐसा कहने के बाद उसने मिया को नजरअंदाज किया और साहिल से कहा, हे बच्चे, क्या तुम खुद अपने अंग तोड़ना चाहते हो या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये करूं तो हो सकता है कि मैं खुद पर नियंत्रण न रख पाऊं, और अगर मैंने तुम्हारा सिर फोड़ दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। मास्टर फर्गस, इसका मास्टर साहिल से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उन्हें इसमें न घसीटें। मैं उस पुरुष से नहीं मिली हूं जिससे मैं प्यार करती हूं। आप बस मेरे लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको अस्वीकार कर दिया। इसका वास्तव में उनसे कोई लेना देना नहीं है, मिया ने घबराहट में कहा। फर्गस अब स्थिर स्थिति में नहीं लग रहा था, इसलिए मिया उसे साहिल को इसमें नहीं घसीटने दे सकती थी। भले ही मिया साहिल की थाह नहीं ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि साहिल के पास कलिस्टो फैमिली के एक शीर्ष क्रम के सीधे वंशज फर्गस से लड़ने की ताकत है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है और तुम पहले से ही उसके लिए इतनी चिंतित हो। साथ ही तुम हर दिन उससे बात करने यहाँ आती हो। तो तुम स्पष्ट रूप से व्यभिचारी सुअरों की एक जोड़ी हो जिन्हें बिस्तर पर साथ जाने का मौका नहीं मिला है। हालांकि तुम्हें अब और मौका नहीं मिलेगा। मास्टर फर्गस, आपने गलत समझा है।
मास्टर साहिल ने मुझे बचाया था। यदि वे नहीं होते तो मैं स्पेस पायरेट्स के हाथों मर गई होती। इसीलिए मैं हर दिन उनके पास आती हूँ। मैं केवल उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मिया, मेरी बात सुनो। भले ही साहिल ने तुम्हें नहीं बचाया होता, फिर भी तुम नहीं मरती, फर्गस ने अचानक कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मिया ने सवाल किया। वैसे भी हम सब जल्द ही मरने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ मिया। मैंने ही स्पेस पायरेट्स को भेजा था। भले ही साहिल ने तुम्हें नहीं बचाया होता, फिर भी स्पेस पायरेट्स तुम्हें मेरे पास ही लाते। मैंने तब तुम्हें बंद कर दिया होता और तुम्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया होता, जो केवल मेरे लिए होती, फर्गस दहाड़ा। उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया था। तो क्या हुआ अगर मिया को पता चल गया? उसे वैसे भी बाद में उस पर खुद को थोपना था और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। पूरा प्लैनेट बाउंडलेस उन सिंगल सिनर्स द्वारा 2 घंटे से भी कम समय में नष्ट कर दिया जाएगा, जो पैलेस गार्ड्स की एक टीम को खत्म कर सकते थे। 1 हफ्ते की तो बात ही छोड़ दें। तुम बदमाश, तुम बेशर्म हो, तुम नीच हो। मिया ने कांपती हुई उंगली से फर्गस की ओर इशारा किया और अपने आंसुओं के बीच उसे गालियां दी। उसने सोचा था कि किसी ने स्पेस पायरेट को काम पर रखा है। उसने कई संदिग्धों के बारे में सोचा था, फर्गस उनमें से एक नहीं था। अगर फर्गस ने उसे नहीं बताया होता तो वह शायद कभी इसका अंदाजा नहीं लगा पाती। फर्गस के आज के व्यवहार ने मिया के उसके बारे में सब कुछ बदल दिया था। साथ ही फर्गस ने साहिल के होश उड़ा दिए। साहिल ने फर्गस की ओर देखा, जो पागलपन की कगार पर था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे पहली बार मिले थे तो फर्गस ऐसा लग रहा था जैसे वह साहिल को मारना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल ने उसकी योजना बिगाड़ दी थी। साहिल ने एक और बात पर गौर किया। फर्गस ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो कि वैसे भी हम सब जल्द ही मरने वाले हैं, लेकिन उसका क्या मतलब है? क्या वह बयान फर्गस के पागल होने का कारण था? जब साहिल पूछना चाहता था, फर्गस फिर से बोला, जारी रखो, मुझ पर चिल्लाओ, जितना चाहो मुझ पर चिल्लाओ। तुम आज नहीं बच सकती मिया। मैं तुम्हें चाहे जो भी हो हासिल करूंगा। तुम केवल मेरी हो सकती हो, फर्गस कलिस्टो। मिया ने अपनी आंखों में आंसुओं के साथ फर्गस की ओर देखा। चैप्टर 10-20। फर्गस ने अंदर आते समय साहिल को अनदेखा कर दिया था और वह साहिल से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। यह ऐसा था जैसे साहिल उसका शिकार था और उसे उस पर मनमानी करने की अनुमति थी। इसके अलावा साहिल बहुत सहयोगी था और उसने पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ नहीं कहा। साहिल देखना चाहता था कि फर्गस क्या करना चाहता है। जब वे इस बिंदु पर पहुंचे तो साहिल आखिरकार समझ गया। मूल रूप से फर्गस का मिया के साथ विवाद हो गया था, इसलिए वह साहिल को मारना चाहता था और मिया को अपना बनाना चाहता था। सच कहूं तो साहिल को भी लाचार महसूस हुआ। एक व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से बचाने के बाद उसने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। अब इससे पहले कि वह टफन फैमिली के साथ हिसाब चुकता कर पाता, वह कलिस्टो फैमिली के साथ मुसीबत में पड़ गया था। साथ ही कलिस्टो फैमिली टफन फैमिली से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे बिल्कुल एक ही स्तर पर नहीं थे। आखिरकार कलिस्टो फैमिली 8 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर था, तो टफन फैमिली जो अंतिम स्थान पर था उनसे कैसे तुलना कर सकता था? हालांकि साहिल इस समय इसे अनदेखा नहीं करेगा। मिया साहिल की भविष्य की पैसा खर्च करने की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण हस्ती थी, इसलिए वह फिलहाल उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता था। साथ ही फर्गस ने कहा कि वह साहिल को मारना चाहता है, तो साहिल अब पीछे नहीं हट सकता था, है ना? मुसीबतें हमेशा जोड़ों में आती दिखती थीं। वह समझ गया था कि अगर उसके पास ताकत है तो क्या हुआ अगर उसने मिल्की वे एम्पायर के सभी 8 प्रमुख परिवारों को नाराज कर दिया। अभी जो सबसे मजबूत था उसी का सम्मान किया जाता था और वही नियम बनाएगा। इसके अलावा वह एक पीक सेलेस्टियल रैंकर था, लेकिन एक बिगिनर कॉस्मॉस रैंकर द्वारा उस पर उंगली उठाई जा रही थी और उसे डांटा जा रहा था। क्या वह इसे चुपचाप सह सकता था? क्या तुम्हारा हो गया? साहिल ने फर्गस से पूछा। क्या? फर्गस भ्रमित था। अगर तुम्हारा हो गया हो तो बाहर निकलो, यहाँ रुककर मेरा मूड खराब मत करो। तुमने क्या कहा? फर्गस ने अविश्वास में पूछा। मैंने कहा। साहिल खड़ा हुआ और कोसने लगा। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खड़े होकर मेरा मूड खराब मत करो, यदि नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिया ने साहिल की ओर विस्मय से देखा। साहिल द्वारा चिल्लाने के बाद फर्गस भी सदमे में था। कलिस्टो फैमिली के सीधे वंशज के रूप में 1 सदी से अधिक समय तक जीवित रहने के बाद ये पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह डांटा था। इसके अलावा वह व्यक्ति उसके लिए एक चींटी के समान था। इस वजह से वह फिलहाल होश में नहीं आ सका। तुम मौत मांग रहे हो? फर्गस अचानक गुस्से में आ गया और साहिल की ओर झपटा। बूम! उसने अपनी बिगिनर कॉस्मॉस रैंक ऊर्जा उत्सर्जित की और फर्गस की भयानक शक्ति के तहत पूरा आंगन हिलने लगा। मिया इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वह फर्गस की ऊर्जा से स्तब्ध थी और उस क्षण उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ओह नहीं, फर्गस पागल हो गया है।
मुझे क्या करना चाहिए? अब उनकी एकमात्र आशा प्लैनेट बाउंडलेस के लॉर्ड बर्ग थे। वही इस सब को रोकने वाले थे। यदि नहीं तो वे इस आपदा से नहीं बच पाएंगे। जब फर्गस साहिल के पास पहुंचा तो उसने अपनी पूरी पीक बिगिनर कॉस्मॉस रैंक ऊर्जा उत्सर्जित कर दी थी। जैसे ही वह साहिल को अपाहिज बनाने वाला था, उसकी मजबूत ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना एक हाथ उसके सामने दिखाई दिया। फिर इससे पहले कि फर्गस को पता चलता कि क्या हो रहा है, उस हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। अब फर्गस को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो। इसके बाद इस हाथ से भयानक काली ऊर्जा निकली और उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इसने तुरंत फर्गस के शरीर के अंदर के सभी अंगों को नष्ट कर दिया, लेकिन उसे तुरंत नहीं मारा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।